स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे। कल देख रहे थे KMnO4 के बारे में या पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। तो उसमें कल दो देखे थे, उसका ऑक्सीकरण रिएक्शन जो था उसमें एक था क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण और दूसरा था उदासीन माध्यम में ऑक्सीकरण। उसके बाद जो तीसरा दिया है ये है अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण। तो जो KMnO4 है ये ऑक्सीकृत करने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका जब ऑक्सीकरण करेगा तो ये अम्लीय माध्यम में जब ऑक्सीकारक का काम कैसे करेगा उसको यहाँ पे बताया गया है। तो जो तनु H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, उसका तनु विलयन लेंगे, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया करेगा। तो H2SO4 एक अम्ल है, इसीलिए जब इसके साथ KMnO4 को लेंगे तो जो माध्यम होगा वो क्या कहलाएगा? अम्लीय माध्यम कहलाएगा। तो यहाँ पे जब KMnO4 को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे K2SO4 बनता है प्लस MnSO4। पोटेशियम सल्फेट ये है मैग्नीज सल्फेट और H2O, और यहाँ से क्या मिलेगा? नवजात ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाता है ये। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है, यही नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा? किसी भी चीज़ के साथ जुड़ के उसको ऑक्सीकृत करने का काम करेगा। तो ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ से मिला है KMnO4 और H2SO4 के रिएक्शन से। तो जो KMnO4 क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा, क्योंकि इसी के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जो अब ये है, ये तो आणविक रूप में था, इसी को अगर लिखेंगे तो आणविक रूप में भी लिख सकते हैं। जब आणविक रूप में लिखेंगे तो इसमें का MnO4 माइनस चार्ज और इसमें का 3 दूनी 6 ठो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 8 डल गए हैं, 6 होना चाहिए, 6H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगा Mn2 प्लस और H2O। तो यहाँ से इसका उदाहरण दिया गया है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका किसमें करेगा? सल्फर के रूप में ऑक्सीकृत करता है। यहाँ पे अगर पूरा रिएक्शन नहीं होगा याद, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में या के बाद जो दिया रहता है आणविक रूप में, इसी को भी आप लोग दे सकते हो। इन सब को नहीं दे पाओगे तो, लेकिन इसको ध्यान रखना कि जो H2S है इसका किसमें ऑक्सीकरण करेगा? सल्फर के रूप में। तो H2S में हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में टूटेगा और सल्फर जो है H2 माइनस के रूप में टूटता है। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 2 माइनस आयन था। लेकिन जब सल्फर बनेगा तो ये किसी के साथ नहीं जुड़ा है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो -2 से 0 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे जो KMnO4 और H2SO4 ये वाला रिएक्शन को इसी को सेम लिखा है यहाँ पे। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से नवजात ऑक्सीजन निकलेगा और यही नवजात ऑक्सीजन इस H2S पे जाकर के रिएक्शन करेगा। तो H2O प्लस यहाँ पे सल्फर बाहर निकला है और यहाँ पे 5 ठो नवजात ऑक्सीजन था, इसलिए यहाँ पे जो है जो बना है उसमें 5 का गुणा किए हैं। तो अब इस सब को जोड़ के फिर से यहाँ पे लिखा है। इस लेफ्ट हैंड साइड जो सबको इधर लिख दिया और राइट हैंड साइड जो था इसको इधर लिख दिया है। अब आणविक रूप में इसी को लिखेगा तो यहाँ से जो KMnO4 है इसका आणविक रूप क्या हो जाता है? MnO4 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है और 5 दूनी 10 हाइड्रोजन। तो 10 और 6 16 हाइड्रोजन यहाँ पे H प्लस के रूप में रहेगा। और यहाँ पे जो H2S का 5 H2S यहाँ पे लिया गया था, तो H2 माइनस का 5 अणु यहाँ पे लेंगे। तो ये सब रिएक्शन करके यहाँ पे Mn2 प्लस H2O और 5S का निर्माण करता है। तो यहाँ से जो H2 माइनस था यहाँ से सल्फर बन रहा है, माने कि -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर आ रहा है, माने कि सल्फर यहाँ पे ऑक्सीकृत हो रहा है। अब दूसरा दिया गया है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका क्या करेगा?
सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण करेगा। माने कि जो KMnO4 है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, SO2 लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो क्या होगा, दोनों मिला करके H2SO4 का निर्माण यहाँ से करता है। तो यही ये वाला जो पहले देखे थे यहाँ पे, इसी को यहाँ भी लिखा है और इसी को यहाँ भी लिखा है। KMnO4 है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे K2SO4 प्लस MnSO4 बनेगा और H2O बनेगा और नवजात ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा। ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे SO2 बोला है और SO2 और H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे H2SO4 और 5 नवजात ऑक्सीजन था इसलिए यहाँ पे 5 का इंटू हुआ है। अब सबको जोड़ के फिर यहाँ पे लिखा गया है, इस साइड जो था उसको इधर लिखेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और यहाँ का जो ऑक्सीजन है कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे यहाँ का जो 3 H2SO4 है और यहाँ का 3 H2SO4 हट जाएगा, दोनों साइड है तो कट जाएगा। उसी प्रकार से और कुछ कटेगा क्या, नहीं। अब इधर 2 KMnO4 था तो 2 को उतारा है, ये 3 था तो ये कट गया तो इसको नहीं लिखेंगे इस साइड। अब SO2 है, 5 है तो 5 SO2 यहाँ पे लिखा है और ये जो H2O है यहाँ पे ये 5 है तो 5 H2O है और ये 3 H2O है तो इसमें का 3, इसमें के 5 से क्या हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 H2O बचा है। इधर का देखते हैं तो K2SO4 प्लस ये MnSO4 यहाँ से जो है MnSO4 यहाँ पे 2 Mn लिया है तो यहाँ पर 2 MnSO4 यहाँ पे आ गया है और ये H2O जो था यहाँ से कट गया है तो इसको नहीं लिखे हैं। ये ऑक्सीजन यहाँ इसके साथ कट गया है तो इसको भी नहीं लिखते हैं। अब ये जो 5 H2SO4 है इसमें से 3 H2SO4 घट गया था तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 H2SO4 बचेगा। अब इसी को आणविक रूप में यहाँ पे लिखा है तो डायरेक्ट देखते हैं कि जो SO2 था यहाँ से दिखेगा, SO2 था इस उससे क्या बना, यहाँ पे H2SO4 का निर्माण हुआ है। जो SO2 था उससे H2SO4 का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, माने कि SO2 का ऑक्सीकरण होकर के H2SO4 का निर्माण यहाँ पे होगा और ये किसके द्वारा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा होता है। अब इसमें अगला जो ऑक्सीकरण है उसको दिया हुआ है तो ऑक्जेलेट का CO2 में ऑक्सीकरण। तो जो ऑक्जेलेट है इसको पहले भी देख चुके हैं, इसकी संरचना COOH होता है ऑक्जेलिक अम्ल, तो COO- और उसी के साथ नीचे जुड़ा रहता है COO-। तो इसको पीछे आप लोग पेज पलट कर देख लेना, ऑक्जेलेट और मिल जाएगा। तो ये है आणविक रूप में सीधा लिखा है, अम्लीय माध्यम में है तो H+ लिया है। ये पोटेशियम परमैंगनेट का आणविक फॉर्म है, यहाँ पे ऑक्जेलेट बोला है तो ऑक्जेलेट को लिया है। अब ये सब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे Mn2+ बनेगा यहाँ के मैग्नीज से और ये जो 16 ठो हाइड्रोजन है ये 8 H2O बना के बाहर निकलेगा और यहाँ से 10 ठो CO2 का अणु बनता है। तो जो ऑक्जेलेट है इससे यहाँ पे CO2 का बनना माने कि ऑक्सीकरण होना बताया गया है। अब अगला है जो फेरस लवण है, इसका फेरिक लवण में ऑक्सीकरण। तो जो फेरस है, फेरस का मतलब है Fe2+ वाला जो आयन रहेगा उसको फेरस आयन बोलते हैं और Fe3+ वाले आयन को बोलते हैं फेरिक आयन। तो ये अम्लीय माध्यम के लिए H+ है, ये KMnO4 का है और ये Fe2+ जो है फेरस आयन है। इसका जब रिएक्शन होता है तो ये Fe जो 2+ था ये Fe3+ में चेंज हो जाता है और Mn2+ बनाएगा और यहाँ से H2O का अणु बाहर निकलता है। अब अगला दिया है H2O2 का ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो ये भी है KMnO4 का आणविक रूप है, ये अम्लीय माध्यम में है इसलिए H+ है और H2O2 को रिएक्टेंट के रूप में लेंगे। ये भी रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, Mn2+ बनाएगा, H है तो H2O बनेगा और यहाँ से जो इसमें का H2O2 था ये टूट जाता है बीच से
और इसमें से O2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसमें H2 है और O2 है, तो H यहाँ पे प्लस आयन के रूप में टूटता और O माइनस आयन के रूप में टूटता। तो यहाँ पे O पे माइनस चार्ज था पहले ऑक्सीकरण अवस्था में, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। तो माइनस से 0 में आया माने कि ऑक्सीकृत हो रहा है। अगला दिया है आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण। आयोडाइड कहने का मतलब है I माइनस और आयोडीन कहने का मतलब है I2। तो यहाँ पे यह है पोटेशियम परमैंगनेट का आयनिक रूप, यह है अम्लीय माध्यम के लिए H प्लस और यह है आयोडाइड आयन। जब इसका रिएक्शन होगा तो ये दोनों तो सेम है, पहले जो बनता था Mn2 प्लस बनेगा ही, H2O बनेगा ही। यहाँ पे जो I माइनस था आयोडाइड के रूप में, इसका 10 अणु था, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 आयोडीन है, लेकिन जो माइनस चार्ज था वो 0 चार्ज में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे I का ऑक्सीकरण हुआ है, आयोडीन में ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई है। अगला देखते हैं जो हैलोजन हैलाइड का हैलोजन में ऑक्सीकरण। हैलोजन हैलाइड कहने का मतलब है हैलोजन माने कि हैलोजन फैमिली X जिसको बोलते हैं X, और हैलाइड माने कि उसका माइनस आयन के रूप में। तो X माइनस को क्या बोलेंगे? हैलोजन हैलाइड। तो ये सेम है दोनों, अम्लीय माध्यम के लिए ये पोटेशियम परमैंगनेट का है आयनिक रूप। अब जो हैलोजन हैलाइड को यहाँ पे नया लिया है, तो इन दोनों से फिर से बनेगा, क्या बनेगा? Mn2 प्लस बनेगा। और जो 16 ठो हाइड्रोजन प्लस है, तो 16 हाइड्रोजन है तो इसको H2 के रूप में लिखेंगे तो 8H2O हो जाएगा। तो 8H2O यहाँ पे बना है। और ये जो X माइनस है ये क्या बनाएगा? 5H2 यहाँ पे बनाता है। तो इसका भी माइनस चार्ज से 0 वाले चार्ज में आ रहा है, माने कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला देखते हैं एथेनॉल का एथेनॉल में ऑक्सीकरण। एथेनॉल यहाँ पे नाम से समझना है, लास्ट में आ रहा है ऑल, तो जिसमें ऑल आएगा वो क्या रहता है? एल्कोहल रहता है। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रहेगा, माने क्रियात्मक समूह उसमें एल्कोहल रहेगा। तो जब एल्कोहल रहता है क्रियात्मक समूह तो उसमें OH जुड़ा रहता है। अब एथेनॉल, एथेनॉल कहने का मतलब है ये IUPAC नामकरण के द्वारा इसका नाम पड़ा है। नल अल जो लास्ट में रहता है उसका मतलब है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का मतलब है क्रियात्मक समूह उसमें क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। तो एल्डिहाइड के लिए क्रियात्मक समूह रहता है CHO। CHO क्या है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे एथेनॉल का एथेनॉल में ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये है KMnO4। ये अम्लीय माध्यम बनाने के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और ये क्या है? एथेनॉल CH3CH2OH। अब ये सब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? K2SO4 MnSO4 और जो ये था CH3CH2OH एथेनॉल, ये किस में चेंज हो जाएगा? एथेनॉल में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे H2O का अणु बन जाता है। तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण रिएक्शन वाला। अब एक और दिया है नाइट्राइट का नाइट्रेट में और आर्सेनाइट का आर्सेनेट में ऑक्सीकरण। तो जो टाइट नाइट्राइट इट टाइट जो रहता है लास्ट में, इसका मतलब है NO2 माइनस। NO2 को बोलेंगे नाइट्राइट और नाइट्रेट 8 का मतलब है NO3। तो जो NO2 वाला है उसको किस में चेंज करेगा? NO3 वाले में चेंज करेगा। आर्सेनाइट, आर्सेनाइट का मतलब है ASO3 और आर्सेनेट, आर्सेनेट का मतलब है ASO4। तो जो आर्सेनाइट है ASO3 इसको किस में चेंज करेगा? आर्सेनेट 8 माने कि ASO4 में। जो 8 वाला रहता है लास्ट में, टेट वाला रहेगा, उसमें जो जुड़ा रहता है उसकी संख्या ज़्यादा रहेगी। जैसे ऑक्सीजन इसमें 4 है और टाइट वाले में इसकी तुलना में कम होगा। जैसे इसमें 3 ऑक्सीजन है और जो टाइट इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो टेट में क्या होगा?
2 से ज़्यादा माने कि 3 ऑक्सीजन होगा। तो इसको ध्यान रखना, जो कम ऑक्सीजन वाला है उसको टाइट रहता है और जो ज़्यादा ऑक्सीजन रहते हैं उसको टेट लिखते हैं। तो ये तो KMnO4 का आयनिक रूप है। ये H+ है अम्लीय माध्यम के लिए। ये नाइट्राइट है। ये जब रिएक्शन करेगा तो Mn2+ बनेगा प्लस H2O बनता है और यहाँ पे नाइट्रेट बनेगा। इसी प्रकार से ये दोनों तो सेम है। यहाँ पे क्या लिया है, आर्सेनाइट लिया है ASO3 3- और इससे क्या बनेगा, यहाँ भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस जो आर्सेनाइट है इसकी जगह में यहाँ पे आर्सेनेट का निर्माण होता है। तो ये हो गया कंप्लीट इसका ऑक्सीकरण अवस्था। तो अगर ऑक्सीकरण रिएक्शन पूछेगा तो अम्लीय माध्यम में पूछ सकता है, क्षारीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में। तो तीनों को पढ़ लिए हैं KMnO4 के लिए, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यम में ऑक्सीकरण। अब आगे देखेंगे कि जो KMnO4 है विलयन से आयतनात्मक विश्लेषण। आयतनात्मक विश्लेषण का मतलब है कि जब KMnO4 को कहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रयोगशाला में या लैब में, किस टाइम, प्रैक्टिकल के टाइम। तो इसका आयतन को नाप करके इसका विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका KMnO4 सॉल्यूशन फॉर टाइटेशन। टाइटेशन का मतलब होता है अनुमापन। तो आयतनात्मक रूप से जो ब्यूरेट पिपेट लेकर के अनुमापन किया जाता है वहाँ पे KMnO4 विलयन यूज होता है। तो उसी के लिए यहाँ पे आयतनात्मक विश्लेषण किया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं कि जो आयरन है, आयोडीन, ऑक्जेलिक अम्ल, थायोसल्फेट, इन सब के आकलन के दौरान KMnO4 विलयन को क्या करते हैं, माध्यमिक विलयन के रूप में वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो अनुमापन किया जाता है वहाँ पर डबल टाइटेशन जिसको बोलते हैं, द्वि अनुमापन करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे जो ऑक्जेलिक अम्ल का, थायोसल्फेट का, आयोडीन का, इन सब की मात्रा ज्ञात करते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। तो प्रैक्टिकल के समय जब डबल टाइटेशन किया जाता है, माने 2 बार जब अनुमापन करके किसी भी चीज़ का आकलन करते हैं, तो उस समय 2 बार जब अनुमापन होता है तो उसमें एक ऐसा विलयन लेते हैं जो दोनों में क्या होता है, माध्यमिक विलयन का काम करेगा। तो वहाँ पर माध्यमिक विलयन के रूप में इसको यूज़ करते हैं, किसको, KMnO4 को, विलयन को। और इसे प्राथमिक प्रमाणिक नहीं माना जाता, माने प्राथमिक विलयन या प्रमाणिक विलयन इसको नहीं मान सकते, क्योंकि जो KMnO4 का विलयन है शुद्ध रूप में MnO2 सहित बनाना संभव नहीं है। माने कि जो KMnO4 रहता है इसको जब प्योर रूप में देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इससे बनाते हैं। पायरोलुसाइड से कल देखे थे, तो जो पायरोलुसाइड है इसका कुछ ना कुछ मात्रा इसमें रह ही जाता है। इसके बिना इसको बनाना पूर्ण रूप से संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो माध्यमिक विलयन के रूप में इसको उपयोग करते हैं, ना कि प्राथमिक प्रमाणिक विलयन के रूप में। तो बना भी तो वह, अगर इसमें MnO2 रहता है तो वह जो KMnO4 है MnO2 में टूट जाता है, इसलिए इसको माध्यमिक विलयन के रूप में ही यूज़ किया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल के मानक विलयन से इसकी सांद्रता ज्ञात कर ली जाती है। यहाँ पे 3 ठो विलयन बनाया जाता है डबल टाइटेशन में। एक ठो विलयन जिसकी सांद्रता हमको ज्ञात रहती है, उस विलयन को बोलते हैं मानक विलयन। दूसरा विलयन रहेगा माध्यमिक विलयन, जो KMnO4 हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। और तीसरा रहता है अज्ञात विलयन, जिसकी सांद्रता और नॉर्मलता ज्ञात नहीं रहती है। तो टाइटेशन के द्वारा या अनुमापन के द्वारा आयतनात्मक विश्लेषण में जो अज्ञात विलयन रहता है उसकी सांद्रता ज्ञात करना रहता है प्रैक्टिकल करके, वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इसमें आगे दिया गया है कि सभी प्रकार का जो खनिज अम्ल रहता है उसमें H2SO4 ही एक ऐसा है
जिसमें क्या होता है KMnO4 विलयन को अम्लीकृत किया जा सकता है। बहुत सारे अम्ल हैं, प्रबल अम्ल जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, HCl, HNO3 ये सब, लेकिन उन सब में H2SO4 ही एक ऐसा है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, KMnO4 विलयन को एसिडिक कर सकते हैं या अम्लीकृत कर सकते हैं, क्योंकि जो HCl है वह स्वयं भी यहाँ पे KMnO4 में ऑक्सीकृत हो जाता है। KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, जिसके कारण अगर हम लोग H2SO4 के जगह में HCl ले लेते हैं तो HCl क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इसको अम्लीकृत करने के लिए हमेशा H2SO4 का विलयन ही लिया जाता है। और अन्य अपचायक विलयन के साथ अनुमापन करने पर KMnO4 का जो प्रयुक्त आयतन है वहाँ पे उसका जो प्रयुक्त आयतन है वह गलत आएगा। अगर हम लोग HCl लेंगे तो क्या होगा, वो स्वयं ऑक्सीकृत होकर के प्रोडक्ट बना देगा। HCl तो खुद प्रोडक्ट बना देगा। तो जब उसका गणना करेंगे, गणना के बाद रिजल्ट निकालेंगे अनुमापन में, तो क्या होगा, गलत रीडिंग या त्रुटिपूर्ण रीडिंग वहाँ पे आएगा। इसलिए यहाँ पे HCl का यूज़ ना करके केवल H2SO4 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला दिया हुआ है इसमें, अगर हम लोग इसके जगह पे HNO3 को लेते हैं तो क्या होगा, इसके द्वारा भी अम्लीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 वह भी एक ठो ऑक्सीकारक का काम करता है। तो इसलिए किसका यूज़ करेंगे अम्लीकृत करने के लिए, ओनली आप H2SO4 का यूज़ करते हैं। अब देखेंगे उपयोग। यह प्रयोगशाला में तथा उद्योगों में लौह लवण, ऑक्जेलेट आयोडाइड और पर ऑक्साइड के आयतनात्मक आकलन में यूज़ किया जाता है। तो उद्योगों में ऑक्जेलेट आयोडाइड के रूप में और पर ऑक्साइड के रूप में आयतनात्मक आकलन। आयतनात्मक आकलन का सीधा मतलब है अनुमापन के द्वारा जो भी आकलन करते हैं उसको बोला जाता है आयतनात्मक आकलन या फिर टाइटेशन या अनुमापन। तो इसमें KMnO4 यूज होता है जल को जीवाणु रहित बनाकर पीने योग्य बनाने के लिए। जो वाटर रहता है उसको क्या करेंगे, उसमें का जो जीवाणु रहता है उसको नष्ट करके उसको पीने लायक बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। शुष्क सेलों में भी इसको डाला जाता है, इसका यूज़ होता है। कई यौगिकों में गुणात्मक विश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। जो गुण के आधार पर किसी चीज़ का अगर विश्लेषण करना है उसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक विश्लेषण। और दूसरा आता है आयतनात्मक विश्लेषण या आयतनात्मक आकलन। तो आयतन के आधार पे किसी चीज़ का आकलन करेंगे, आयतन को नाप कर आकलन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आयतनात्मक आकलन। और दूसरा रहता है गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण का मतलब है कि गुण के आधार पे उसका विश्लेषण करना, गुणात्मक विश्लेषण। तो दोनों में क्या होता है, KMnO4 का यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जो मैग्नेट है MnO4 और पर मैग्नेट MnO4-, इन दोनों आयन की संरचना। तो ये दोनों क्या होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं। और जो मैग्नेट आयन है MnO4 ये क्या है, हरा कलर का है और एक इलेक्ट्रॉन युक्त रहता है और अनुचुंबकीय रहेगा। लेकिन जो पर मैग्नेट आयन है MnO4- ये क्या होगा, बैंगनी कलर का रहेगा और प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। प्रतिचुंबकीय मतलब यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, जिसके कारण इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 पाया जाएगा। लेकिन जो पर मैग्नेट आयन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में पाया जाता है, जिसके कारण उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, म्यू का मान निकालेंगे तो 1.83 ऐसा कुछ आएगा। तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। यहाँ पे दिया है चतुष्फलकीय दोनों की संरचना है। यह है मैग्नेट आयन MnO4 और 2-। तो ये मैग्नेट आयन है, हरा कलर का रहता है और अनुचुंबकीय। देखो यहाँ पे 2- आयन है, माने कि 2 ठो ऑक्सीजन पे एक ठो ऋण आवेश पाया जाएगा, क्योंकि 2- है। इस ऑक्सीजन पे एक ऋण आवेश है, इस ऑक्सीजन पे एक ऋण आवेश है। अब 2- यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो 2 ठो जो ऑक्सीजन बचा, 4 में से 2 ऑक्सीजन
और डबल बॉन्ड के द्वारा मैग्नीज से जुड़ेंगे। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होगी, 4 फलक वाली, और मैग्नेट आयन हरा कलर का रहेगा और इसमें चुंबकीय गुण पाया जाएगा, इसलिए यह होगा अनुचुंबकीय। उसके साथ ही दिया हुआ है परमैग्नेट आयन की संरचना। तो जो परमैग्नेट आयन रहता है इसमें देखो MnO4 माइनस है इसका सूत्र, तो इसमें O के बाद एक ही ठो माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन पे केवल ऋण आवेश पाया जाएगा। तो जो मैग्नीज है ये क्या होगा, केंद्रीय धातु के रूप में केंद्र में रहेगा, सेंटर में रहेगा। सेंट्रल मेटल एटम भी इसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंटर में है। एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो O माइनस लगा हुआ है, और 3 ऑक्सीजन बचा, 4 में से एक को ले लिए तो 3 बचा, तो तीनों क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड के द्वारा इससे जुड़ेंगे। इसका कलर क्या होगा, बैंगनी कलर होगा, और इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय रहता है। और इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 पाया जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो ऑक्सीजन के P कक्षकों का मैग्नीज के D कक्षकों के साथ अतिव्यापन में पाई बंध बनता है। देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जिसमें है उसका मतलब एक तो सिग्मा बंध है और एक पाई बंध, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई बंध, इसमें एक सिग्मा एक पाई बंध। जहाँ भी डबल बंध है वहाँ पे एक तो सिग्मा रहता है, एक तो पाई, एक तो सिग्मा और एक तो पाई। तो ये जो पाई बंध है कैसे बनेगा, ऑक्सीजन जो है ये वाला ऑक्सीजन या ये वाला ऑक्सीजन, कोई सा भी ऑक्सीजन इसमें का जिसमें डबल बंध पाया जा रहा है, तो उस ऑक्सीजन का P कक्षक और इस वाले जो मैग्नीज है, मैग्नीज किसका तत्व है, 3D सीरीज का, तो 3D का तत्व है, तो इसमें क्या होगा, D कक्षक रिक्त पाया जाएगा, खाली रहेगा। तो इसका जो 3D कक्षक है खाली रहता है और इसमें क्या होता है, 2P कक्षक खाली रहेगा। तो इसका P कक्षक और इसका D कक्षक, इनके बीच क्या होगा, अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगा। संकरण में इसको पढ़े हैं अच्छे से, 11वीं में 12वीं में हर जगह दिया हुआ है संकरण, इससे पहले देख चुके हैं। तो उसमें जो अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगा, उसके थ्रू यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड बनेगा। तो जहाँ भी डबल बॉन्ड है उसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाएगा, लेकिन जहाँ पे सिंगल बंध है उसका मतलब क्या है, वहाँ पे ओनली एक सिग्मा बंध रहता है। ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का। यहाँ पे डी ब्लॉक का जो तत्व है और उसके यौगिक हैं उसको कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आगे का जो है उसमें दिया है अंतर संक्रमण तत्व या फिर एफ ब्लॉक के तत्वों का रसायन। एफ ब्लॉक माने कि जो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक से जो नीचे आता है वही है एफ ब्लॉक, तो इसको अंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। तो इसके बारे में कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस यहीं तक। यहाँ पर डी ब्लॉक आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। इसमें से कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ क्वेश्चन तो उसको पूछ सकते हो आप लोग। उसके बाद कल से देखेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों का रसायन।